मेरा नाम अफरीन खान है। मेरी उम्र 20 साल है और मेरा ताल्लुक पेशावर के इलाके नवांचली से है। और मैं पश्तून हूँ। मेरे 3 बहन भाई थे, 2 भाई और मैं उनकी इकलौती और लाडली बहन थी। खाता पीता खुशहाल घराना था हमारा। ये उन दिनों की बात है जब मैं 19 बरस की हुई थी। पढ़ाई की तरफ खास रुझान न था, एफए कर चुकी थी और मैं घर में ही रहती थी। हमारा घर काफी बड़ा और 2 मंजिल था। अपर का पोर्शन खासा वसी और बड़ा था। उन दिनों अबू के दोस्त ने अबू से कहा कि उनका भांजे को शहर में नौकरी करना चाहता है। कोई ठिकाना नहीं है, कोई इंतजाम करवा सकें तो करवा दें। तो अबू ने कहा, कैसी बात करते हो तुम, इसे मेरे घर भिजवा दो, ऊपर का पोर्शन वैसे ही खाली पड़ा है। बच्चा जब तक चाहे रह ले, जमानत की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा भांजा मेरा भी भांजा है। और कुछ दिन बाद वो हमारे घर रहने को आ गया। वो गरीब घर का था, घर में कोई न था, बस एक बीमार वालिद थे जो अस्पताल में थे। इसकी इलाज के लिए अपना घर बेच देने के बाद अब वो खाली हाथ रह गया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई को दूसरे साल में है, पढ़ाई को छोड़कर नौकरी की तलाश में निकल पड़ा था। घर जो बेचा था उसके कुछ ही रकम बाकी रह गई थी अस्पताल के बिल भरते भरते। हालांकि वो यूनिवर्सिटी में हमेशा हाईएस्ट मार्क्स लेता रहा था। खैर, जब इसे पहली बार देखा सादा लिबास में था, साथ एक बेग कम गो तबत का सांवला सा, वो ऊंचे कद काते का जवान था। इसकी आंखें बहुत परकशिश थीं, किसी से ज्यादा बात न करता, काम से काम रखता, बेहद ज़हीन साबित हुआ था। रोज सुबह नौकरी की तलाश में निकल जाता और शाम को नाकामी लिए वापस लौटता था। मगर आज तक हम में से किसी ने इसके चेहरे पर मायूसी ना देखी थी। उसका हौसला बुलंद था, हर शाम वालिद से मिलने अस्पताल जाया करता था। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल मामूली था, मगर आहिस्ता आहिस्ता किया हुआ इसकी खूबियों को देखने जाने के बाद मेरा दिल भी इसकी तरफ माइल होने लगा। अम्मा को भी वो बहुत अच्छा लगता, बल्कि यूं कहना गलत न था कि कुछ ही माह में इसने अपनी सुनहरी आदत की बदौलत हमारे घर के हर फर्द का दिल जीत लिया था। अम्मा की इतनी इज्जत करता, वो इसे भी भाइयों की तरह रखने लगी। घर में एक अजनबी से बेटे की जगह पाली थी। वो भी घर का एक काबिल एतमाद फर्द बन चुका था। अब तो इसकी मेरी बातचीत भी हो जाया करती, कभी चाय की फरमाइश भी कर डालता, इसकी भी मुझसे बनने लगी। कहता था, अफरीन, मेरे घर का नाम, तुम्हारा मिजाज बहुत अच्छा है, तुमसे खिलकर हर बात कर लेता हूँ, वरना मैं जल्दी किसी को दिल के करीब नहीं करता। ये सुनती तो दिल बाग बाग हो जाता है और खुशी का एक खास निखार उन दिनों मेरे चेहरे पर रहने लगा। जल्द ही इसको किसी कंपनी में अच्छी मुलाजमत भी मिल गई। साहिल नाम था इसका। वो मेरी जिंदगी का पहला ख्वाब था। अम्मा के लिए हमेशा तोहफे लेकर आता था, अबू को भी किसी चीज की जरूरत हो ला दिया करता। वो भी हम लोगों से बहुत मानूस हो चुका था। रोज सुबह जाने से पहले अम्मा से सर पर हाथ फिरवा के जाता था। जिस दिन ऐसा ना हो अम्मा को भी चैन न आना था, जिसका हमें अंदाजा न हुआ कि वो तन्हा लड़का जिंदगी की मुश्किलों से लड़ता हुआ हमारे घर में तहफ़्फ़ुज़ ढूंढ लेगा, यहाँ अपने सगे रिश्ते ढूंढ लेगा। वालिद साहिब और भाई ने इसके वालिद के इलाज का खर्चा काफ़ी दफ़ा उठाना चाहा, मगर इस खुददार ने कभी कबूल न किया। मैं नहीं जानती वो इतनी टेंशन अकेला कैसे झेलता था, और फिर मुस्कुराता भी नजर आता। इसके मुस्कुराने पर बहुत प्यारे डिम्पल इसके गालों में पड़ते और आंखें चमक उठती, जो उसके अंदर की सच्ची को साफ दिखाती थी। मुझे अच्छा लगने लगा था। वो एक दिन अपने कपड़े जब वो अलमारी में लगा रहा था, तब इसकी अलमारी से एक डिब्बी गिरी। इसने फौरन उठा ली। वो अंगूठी की डिब्बी थी। मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने पूछा था, ये क्या है? तब वो बोला, किसी खास के लिए ले रखी है। मेरे अंदर कुछ क्षण से टूटा था। कौन है वो? क्या तुम किसी को पसंद करते हो? तब इसने मुस्करा कर कहा, हाँ, न सिर्फ मैं बल्कि हम दोनों। मैं तजस्सुस में रह गई, पिल भर में सब चूर हुआ। वहां से निकल अपने कमरे में आ गई और खूब रोई, रू आंखें सजा ले बुखार में। तब गई, कमरे से बाहर ही ना निकली। अगले दिन जब अम्मा मेरी दवा और यखनी लिए कमरे में आई और दवा खुलाने के बाद मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हें साहिल कैसा लगता है? उनके सवाल पर मैं चौंक गई, कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो बोल पड़ी, तुम्हारा हाथ मांगा है इसने। मुझे यकीन ही न आ रहा था। पिल भर में मुझे जहां मिल गया, चेहरे पर लाली आ गई और नजर झक गई। अम्मा मुस्करा दी। इसके बाद हमारी मंगी हो गई। वो दिन बहुत खूबसूरत थे जब हम दोनों पार्क में खड़े घंटों बातें किया करते थे।
जब हम दोनों घास पर बैठे साथ में चाय पीते और उड़ते परिंदे फिजा में फैली फूलों भीनी सी की महक जो बिल्कुल हमारे इस नए बनते रिश्ते की महक की तरह थी और खिली हुआ को महसूस करते थे। कब इजहार मोहब्बत हुआ ये भी पता न चला। हम दोनों एक दूसरे के दिल के सबसे करीब हो चुकी थी। जिंदगी अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन अबू के बचपन के अजीज दोस्त के इंतकाल की खबर आई जो गांव में रहते थे। हम सब गांव के लिए रवाना हो गए। 2 दिन रहे, फिर अगले दिन वापसी थी कि खाला शाहीन जो कि अम्मा की जाने वाली और वहीं गांव की रहने वाली थी और गांव के चौधरी के घर मुलाजमे थी, इसने अम्मा से कहा कि चौधरानी साहिबा की नज़र अपनी आफरीन पर पड़ी थी और उनका तो दिल आ गया हमारी आफरीन पर। अब की बेटे से रिश्ता करना चाहती हैं, मुझसे कहा है कि सवाल कर कर बताऊं। अम्मा ने हैरत और गुस्से से कहा, तुमने बताया नहीं, आफरीन की बात पक्की हो चुकी है। बताने को मुंह खिलने लगा था मगर मैं चुप हो रही। बाजी कैसी बातें कर रही, तुम्हारे हाथ खजाना लग रहा है और तुम हो कि मंगनी ही हुई है, निकाह नहीं हुआ, खत्म कर दो। जानती हो जिस बेटे के लिए हाथ मांग रही हैं सबसे खरा सुना है। अरे चौधरी है, अपने गांव का, एक बार शादी हुई थी उसकी मगर दूसरे बच्चे पर बीवी मर गई, तब से अकेला है। पहले तो अम्मा ने गुस्सा किया मगर लालच शायद उनके दिल में भी पैदा हुई। उनको लगा दौलत से अपनी बेटी की खुशी खरीद लेंगी। उनको लगा जितने दौलतमंद घर में जाऊंगी इतनी खुश रहूंगी, मगर ऐसा न था। मेरी जिंदगी साहिल से जड़ चुकी थी और मेरी खुशी भी, जिसको किसी ने ना समझा। वालिद और भाई भी बड़ी आसानी से इस रिश्ते के लिए राजी हो गए जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद न थी, और वही मेरी बात गांव के चौधरी जो 2 बच्चों का बाप भी था इससे पक्की कर दी और शहर आ गए। घन आ रही थी मुझे अपने हर रिश्ते से। सोचती थी कि साहिल जिसने हमें कभी गैर ना जाना के साथ मेरे वालिदैन ने किया इसके खुलूस का ये कैसा सिला दिया। वो तो अम्मा को मां मानता था और एक मां ने किया। साहिल ने मुझ में तब्दीली वाज़े महसूस की तो पूछ लिया और मैंने भी रोते रोते इसे सब सच बता दिया। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया मगर इस वक्त कोई रद्द अमल ना दिया। गुस्से में कोई कदम ना उठाना चाहता था। रात का खाना लग रहा था जब वो घर में दाखिल हुआ। आंखें सुर्ख थीं, शायद रुके आया था। खामोशी और अदब से अबू के मुकाबिल बैठा और सच पूछा। अबू अम्मा इससे शर्मंदे से थे, नजर चरा रहे थे मगर इसे धोखे में ना रखा और सच बता दिया। वो चुप ही रहा। फिर बोला, आप लोग अगर चाहते हैं आपकी बेटी की शादी दौलतमंद से हो तो मुझे बस कुछ वक्त दे दे। मैं वादा करता हूँ दौलत कमा लूंगा, मुझ पर यकीन करें। अम्मा अबू मगर ताल माटूल से काम लेते रहे। समझदार था, समझ गया, अपनी आहंत ज्यादा से ना सका। वो समझ गया था अब उनका फैसला नहीं बदलेगा। मैं पर्दे के पीछे से खड़ी सब सुनती रही और आंसू बहती रही। वो उठकर जाने लगा तो रुक कर मेरी तरफ नम आंखों से देखा। इसकी आंखों में आज जो दर्द था वो देखकर मैं लरज़ गई थी और वो घर से चला गया। इस रात बहुत रोई। शादी की तारीख रख दी गई थी। दिन तेजी से गुजरे और मेरी शादी भी आ गई। मेरी मेहंदी का फंक्शन जारी था। हर तरफ चहल पहल रौनक थी मगर दिल का शहर वीरान था। मैं बस गुमसम बैठी थी। तुल साहिल की एक झलक देखने को तरस रहा था और ये हुआ कि वो अपना बाकी का बचा सामान उठाने जब आज घर आया तो यकीन इस पर तूफान गिर पड़ा। घर की सजावट और मुझे दुल्हन बने देख हक्का बुअलिफ रह गया। शायद इसने उन सब की इतनी जल्दी तो काना की थी। उसके अंदर का इस्तिराब इसके चेहरे पर छलकने लगा। हमारी नज़र मिली, ऐसा खौफनाक शोर बरपा हुआ, हमारे उन ख्वाबों के टूटने का शोर जो हमें साथ देखे थे मगर उसको हम दोनों के सवा वहां कोई ना सुन पाया। इसकी आंखों में नमी तीर गई, तेजी से सीले चढ़कर ऊपर गया। इसे देखकर अम्मा अबू के चेहरों पर भी अजब बेचैनी और नदामत साफ जाहिर थी। वो कुछ ही देर में अपना सामान समेटे नीचे आया और बाहर को चल दिया। इसने एक आखिरी बार रुक कर पीछे देखा। मुझे ऐसे देखा जैसे आखिरी बार जी भर के देखना चाहता था। फिर जाते जाते अपना सर अम्मा के सामने झुका दिया। अम्मा सटपटा सी गई थी। इतना कुछ हो जाने के बाद वो शायद आज इसकी तोक़ा ना रखती थी। अम्मा जो शायद पहले ही अंदर अंदर से खुद को कोस रही थी, से ना सकी और रो पड़ी और उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा जिस पर वो मुस्करा गया। मेरी दुआ है आफरीन बहुत खुश रहे, अल्लाह इसे कोई गम ना दे, और तेजी से कदम उठाता चला गया। इसके बाद अम्मा ने मेरे किसी भी फंक्शन में ढंग से शिरकत ना की, बस रोती ही रहे। मगर अब क्या हो सकता था।
वक्त रुखसत मैंने अपने किसी रिश्ते को भी मुआफ न किया और अपने शौहर के घर आ गई। मैं गांव आ चुकी थी। शौहर उम्र में 11 बरस बड़ा था। एक नज़र भी उसके चेहरे की तरफ न देखा था। तन्हाई में जब वो मेरे रूबरू आकर बैठे सलाम किया और दोनों हाथों में हीरे के कंगन पहना दिए, उनका मुझे छूना सख्त जहर लगा। इसी वक्त कंगन हाथ से निकाले और साइड टेबल पर पटक दिए। वासिफ कुछ ना बोले, बस मुझे देखते रह गए। मुझे उनकी नज़र अपने चेहरे पर सख्त नागवार गुजर रही थी। दूसरी तरफ मुंह किया और लेट गई। वो कुछ ना बोले, बत्ती बुझाकर मेरे बराबर में लेट गए। सुबह उठी और भारी बेशकीमत लिबास तब्दील किया और उसके बाद कमरे में आई। पहली बार वासिफ का चेहरा देखा। वो एक भरपूर जवान मर्द थे, घनी दाढ़ी, मूंछें, अच्छे नक्श और बारोग शख्सियत के, मगर मुझे वो चेहरा इस पिल एक टुक ना भाया। नफरत से चेहरा फेर लिया। पूरा हफ्ता मैं बस कमरे के अंदर ही रही। मैं अंदर से बहुत उदास थी। मेरी उदासी मेरी ज़ात पर हावी हो रही थी। दुनिया की हर चीज़ से नफरत महसूस होती। कोई मुस्कुराता तो मुझे जहर लगता था। सास अच्छी औरत थीं, समझदार और मोहब्बत करने वाली। उन्होंने एक दो दफ़ मुझे बाहर आने को कहा। मुझे मेरा मकाम समझाना चाहती थी, मगर मैं तो जिंदा लाश थी। मुझे किसी चीज़ से कोई सरोकार न था। उन्होंने भी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मेरे ससुर का बस एक ही बेटा था, वासिफ। उनके छोटे भाई मेरे चचा ससुर के 3 बेटे थे, सभी शादीशुदा थे। वासिफ के 2 बेटे थे, एक 9 और दूसरा 7 बरस का। वो अपनी दादी से बहुत मानूस थे। वासिफ को अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत थी, वो भी बाबा बाबा किए नाते होती। उनकी दुनिया उनके बाबा ही थे, माँ तो थी नहीं। और मैं जब बीवी ना बन सकी तो माँ कैसे बन जाती। मैं हवेली की सबसे बड़ी बहू थी। जो जगह मेरी थी, तीनों देवरानियों का ख्वाब थी। हर जगह वासिफ का दबदबा था। उन्हीं की चलती, उन्हीं की मानी, उन्हीं की सुनी जाती थी। जमीन का 90% हिस्सा उन्हीं का था, मगर उन्होंने भाइयों को सर आंखों पर रखा। वो भी दिल से फिदा थे बड़े भाई पर। वासिफ और मेरे बीच कई दिन कोई खास बात ना हुई। मैं बात करना ना चाहती थी और उनको शायद समझ ना आता था कि मुझसे क्या बात करे। एक दो दफ़ कोशिश की थी मुझसे बात करने की, मगर मैंने बेरुखी दिखाई तो खामोश हो गए। आज भी बड़े दिनों बाद उन्होंने मुझसे बात करने की हिम्मत की। आफरीन, मैं नहीं जानता आपके दिल में क्या है, मगर अगर आप कहना चाहो तो खिलकर अपने दिल का हर दुख मेरे हवाले कर सकती हो, क्योंकि आप मेरी जिम्मेदारी हो। मुझे ना नफरत है उन फालतू की हमदर्दियों से। इस दुनिया का कोई रिश्ता सच्चा नहीं और आर्जी है, तो बेहतर यही है इंसान खुद से खद तक महदूद हो जाए। वो बस देखते रह जाते और खामोश हो जाते मेरी बातों के आगे। मुझे इससे, इसकी जिंदगी और उसके घर से कोई दिलचस्पी न थी। मैं नफरत करती थी अपने शौहर से और उसकी दौलत, इसकी शान शौकत से। वक्त तेजी से गुजरता रहा। 2 माह बीत गए। मैंने वासिफ को जली कट्टी सुनाने में कहीं कोई कसर न छोड़ी थी। मैं हैरान थी कि वो कभी रद्द अमल ना करते थे। आखिर उनको कभी भी गुस्सा आता ही न था। कभी हंस देते, कभी मजाक में टाल देते। एक दिन उनके किसी जानने वाले की शादी थी। खास इंतजाम हो रहा था जाने का। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बेदिली से तैयार हो रही थी। क्या बात है, हमारी बेगम तो आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। वो मेरे पीछे खड़े इने में मुझे देखते बोले। मैं खामोशी से गर्दन झुका किसी दासी की तरह बैठी थी। वो आकर मेरे सामने घुटनों पर बैठ गए। वो बादशाह खुद दासी के कदमों में आ बैठा। उन्हें नरमी से मेरे हाथ अपने हाथों में लिए। क्या बात है बेगम, क्यों उदास रहती हो? बहुत प्यारी हो तुम, तुम्हें सिर्फ मुस्कुराने का हक है, उदासी तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे होते हुए तो ये बिल्कुल आपके पास भी नहीं आ सकती। बोलो किस चीज़ की तलब है, कौन सी कमी सताती है? मैं हर कमी को पूरा करूंगा। अब शायद जानती नहीं अपने शौहर के रुतबे को दुनिया आपके कदमों में डाल सकता हूँ। अब वो गहरी मुस्कुराहट के साथ बोले। मेरे तन बदन ने आग लग गई। अपने हाथ झटके से उनकी गिरफ्त से छुड़ाती उठ खड़ी हुई। सही कहा अपने, मुझसे से ज्यादा इस रुतबे को कौन जान सकता है। जानती हो मैं, आप अपने रुतबे के गुरूर में कुछ भी खरीद सकते हैं। किसी की जिंदगी, उसके ख्वाब, उसकी खुशियां जीने, खुश रहने का हक, सब कुछ जीने और ख्वाब देखने का हक अब जैसे दौलतमंद ताकतवर को ही है, किसी गरीब को नहीं। तो पलजिज ये झूठी धौंस इंदे मेरे उगे मत जमाना। डरते होंगे लोग अब से, मगर मैं नहीं डरती, क्योंकि मुझे अब कुछ भी खो जाने का डर नहीं है, अपनी जान का भी नहीं। मैं जहर उगलती रही। वो बात सीने पर बांधे हंसते हुए खामोशी से मेरी बातें सुनते रहे।
और मैं कमरे से निकल गई तो वो भी आ गए। लोग उनके अदब में उठते जाते थे और उनकी बीवी होने के सबब साथ साथ मेरे भी। एक गाड़ी में मैं और वासिफ थे, 2 गाड़ियां 7 बॉडीगार्ड्स की थी। मुझे लगा था वस्फ के किसी अजीज दोस्त किसी जाने वाले की शादी होगी जो उन्होंने वक्त निकाला, वरना उनके पास वक्त ज्यादा ना होता था। मगर मुझे हैरत ये जान के हुई वो शादी वासिफ की हवेली पर काम करने वाले ड्राइवर के बेटे की थी। वासिफ बहुत अदब के साथ इस बुजुर्ग से मिले। लोग वहां उनके कद मोहे में बिछे जा रहे थे। चौधरी साहिब करते जुबान न तेव रही थी, मगर वो तो बेहद आजिज थे। वहां उनके लिए खाने की खास मेज थी जिसको छोड़ उन्होंने तमाम मामूली लोगों के साथ खाना खाया था। हर एक के मुंह पर हमेशा बस चौधरी साहिब की तारीफ ही रहती। हर एक की जुबान पर चौधरी साहिब के लिए दुआ रहती, उनकी सखावत, उनके सख्त इंसाफ के किस्से रहते। गुजरते वक्त के साथ ये सब मैंने अपनी आंखों से भी देखा। जहां हुकूमती अदालतें इंसाफ ना दे पाती थीं, वहां वो मसले जब वासिफ के हवाले होते वो बेहतरीन इंसाफ करते। गरीब को सर पर बिठाते, औरतों को मां का दर्जा देते, हजारों यतीमों की उफालत और तालीम का खर्चा उठा रखा था। मेरी हर बदतमीजी का जवाब कभी गुस्से से ना दिया। उनकी पहली शादी पसंद की थी। ये बात मुझे उनकी वालिदा ने बताई तो जाने क्यों जलन महसूस हुई। वो जब बता रही थीं कि वासिफ बहुत मोहब्बत करता था, इससे सर आंखों पर रखता और उसके जाने के सदमे में घर दोबारा आबाद न किया। कहती इसने लफ्जों से कभी दुख जाहिर न किया, चट्टान की तरह मजबूत है बेटा मेरा, मगर मैं मां हूं बन कहे इसका हाल जानती हूं। आजकल बहुत बीमार रहने लगी हूं, अपनी जिंदगी का वास्ता देकर इसे शादी के लिए राजी किया है। ये जानकर निदामत का एहसास हुआ। मेरे दिल में भी उनके लिए इज्जत पैदा होने लगी, मगर साहिल की बर्बादी भूलती न थी। एक दिन घर वाले मुझसे मिलने आए, मेरे शौहर समेत ससुराल वालों ने बहुत इज्जत दी उनको। मैं मगर अब भी नाराज थी। वालिदा से पता चला साहिल जिस दिन घर आया था मेरी मेहंदी की रात इसके वालिद का इंतकाल हो गया था। मेरा दिल खून के आंसू रू पड़ा, मगर वो हिम्मत वाला था, इसने हिम्मत न छोड़ी, जिंदगी की नई शुरुआत कर ली। बहुत अच्छी लड़की से शादी की और आबाद है। ये सुनकर जहां मुझे अफसोस होना चाहिए था, मुझे अफसोस न हुआ, बल्कि ऐसा लगा मैं आज एक भारी बोझ से आज़ाद हो गई। मुझे लगा मुझे अपने शौहर की खिलकर इज्जत करने और कदर करने का हक मिल गया है। मैं दुखी न हुई, बल्कि सच्चे दिल से साहिल के लिए किश थी। लगता है अल्लाह मुझ पर मेहरबान था। हफ्ते बाद मुझे पता चला मैं उम्मीद से हूँ। वो मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था। साहिल अपनी जिंदगी में खुश था ये जानकर अब मैं भी अपनी जिंदगी में बसना चाहती थी। जो ही रह मेरे मुकद्दर में था उसकी कदर करना चाहती थी। मैं बहुत खुश थी। वासिफ जमीनों से दोपहर में लूटे। वो मामूल के मुताबिक सोफे पर आ बैठे तो अपने हाथों से पानी पेश किया। मुझे हैरान होकर देखा और पानी ले लिया। आज क्या बात है, खैर तो है ना सब? वो सब आदत मुस्करा कर बोले। मुझसे रहा ना गया, उनके सीने लग गई, फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने रोने दिया और मोहब्बत से सीने लगा लिया। ऐसा सुकून पा लिया मैंने कि जिसका दुनिया में कोई नम लब दिल ना था। वो भी बहुत खुश थे। मेरे माजी के बारे में उनको बताने लगी। उन्होंने नरमी से मना कर दिया और कहा ना मुझे कुछ सुनना है और ना तुम्हें कुछ याद रखना है। घंटों उनके सीने से लिपटी रही। हम दोनों पूरी दोपहर लेटे बातें करते रहे। यूं लगा ये रिश्ता असल रिश्ता है जो अभी नया नहीं बल्कि सदियों से इस शख्स के साथ कायम है। वो एहसास ही अलग था। उनको खुशखबरी सुनाना चाहती थी, मगर सोचा अभी ऐसे नहीं, शाम में खास सरप्राइज के साथ दूंगी। उनके जाने का वक्त हो गया था। उठ बैठे, जाने की तैयारी करने लगे। ना जाने क्यों मेरा दिल बेहद उदास होने लगा था, जैसे वो मुझसे बहुत दूर जा रहे हों। ख्याल झटकती रही। वो जाने लगे, जल्दी आ जाइएगा। उनका हाथ थाम उदास दिल से इतना ही कह सकी। उन्होंने गिले से लगा और पेशानी पर बोसे दे चले गए।